नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूँ डॉक्टर जयंती। आज मैं आपके लिए मन्नू भंडारी जी की एक बहुत ही अच्छी कहानी तीसरा हिस्सा लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए इस कहानी का आनंद उठाइए। तीसरा हिस्सा। शेरा बाबू हवा में मुट्ठियाँ उछाल उछाल कर भन्नाते हुए कमरे में इधर से उधर घूम रहे हैं। नहीं, अब और नहीं चलेगा, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। इन लोगों ने समझ क्या रखा है? वास्तव में इनका नाम शेरा बाबू नहीं। 1962 में चुनाव के दौरान इन्होंने एक पाक्षिक पत्रिका निकाली थी। बहुत बड़ा रिस्क लिया था। लगी लगाई नौकरी छोड़ दी। पत्रिका के लिए जमा पूंजी थी पीएफ का थोड़ा सा पैसा और मित्रों के बड़े बड़े आश्वासन। पत्रिका क्या थी? एकदम आग का गोला। ऐसा बेलाग और दहाड़ते हुए संपादकीय लिखे थे कि दोस्तों और पाठकों ने पीठ थपथपाकर दाद दी, वाह रे शेर। और बस तब से ही वे शेरा बाबू हो गए। पर पैसे के अभाव में शेरा बाबू की सारी गर्जना तर्जना और दहाड़ भी पत्रिका को 12 अंकों से ज़्यादा जिंदा नहीं रख पाई, बंद हो गई। परिणाम ढेर सारा कर्ज, मित्रों का द्वेष, पूरे अस्तित्व के टुकड़े टुकड़े, बीवी की जीभ में छुरी कैंचियों की पैदाइश। बोलती है तो शेरा बाबू को लहू लुहान करके छोड़ती है। 11 बज रहे हैं, अभी तक साहबजादे का पता नहीं है। आने दो, आज साफ साफ ही कहूँगा, घर को तो होटल समझ रखा है नालायक ने। सवेरे जो कुछ मिला पेट में ठूंसा और निकल गए मटर गश्ती को। सारे दिन आवारागर्दी करना, रात को देर सवेर जब भी मन हुआ टांग फैलाकर सोने के लिए। और वे माँ हैं, 9 बजे से ही भैंस जैसी पसरी पड़ी हैं। इन्हें चिंता ही नहीं कि सपूत कहाँ कबड्डी खेल रहे हैं। गुस्सा शेरा बाबू के मन में लावे की तरह खौल रहा है। ठीक है, सारी कोशिशों के बावजूद पत्रिका वे फिर से नहीं निकाल पा रहे हैं, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि शेरा बाबू के लेबिल के नीचे एकदम गीदड़ी जिंदगी जिएं। कोई गिनता ही नहीं उनको घर में, जैसे वे मिट्टी का लौंदा हों। घूम घूम कर उन्होंने उन सारे वाक्यों को कई बार दोहरा लिया जिनकी बौछार करके आज वे अपने बेटे को पस्त करेंगे। एक बार तो उन्होंने ज़ोर से बोल बोल कर भी देख लिया। नहीं, आवाज़ में कड़क है, आखिर जाएगी कहाँ? इस आवाज़ के सामने न उनकी टांगें थरथरा जाएं तो। और क्षणांश को उनकी आंखों के आगे वह दृश्य कौंध गया जब भरी सभा में उन्होंने नेहरू सरकार की धज्जियां बिखेर कर रख दी थीं। क्या बुलंदी थी आवाज़ में। अपने को ही भाषण देते देखकर एक हल्की सी मुग्ध मुस्कान उसके होठों पर थिरक गई। कितना लंबा अरसा बीत गया, पूरे 15 साल। उसके बाद से तो बस गुस्सा, नफरत, हिकारत, धिक्कार सब कुछ मन में ही खदबदाता रहता है। दरवाजे पर साइकिल की खड़खड़ाहट सुनकर ही वे चौकस हुए। आ गया लगता है। वे तन कर दरवाजे पर आ खड़े हुए। उनकी मुद्रा देखकर ही वह अपने को संभाल ले और थोड़ा सहम जाए तो अच्छा है। पर अंधेरे की वजह से या तो लड़के ने उन्हें देखा ही नहीं, या फिर देखने के बाद भी उसके हाव भाव और तेवर का उस पर कोई असर नहीं हुआ। निहायत लापरवाही से उसने स्टैंड नीचे गिराया और साइकिल खड़ी करके सीटी बजाते हुए, सुधीर। अपने हिसाब से उन्होंने आवाज़ को काफ़ी कड़क बनाकर ही कहा, पर उधर से मौन। जानते हो कितने बजे हैं? 11। झिझक और संकोच का लेश नहीं। एक एक अक्षर पर जोर और आवाज़ में शेरा बाबू से भी कहीं ज़्यादा कड़क हो गई। शेरा बाबू की तो ऐसी की तैसी। इतनी बार की दोहराई भीतर ही भीतर गड्ढमड्ढ होने लगी और जीभ तो जैसे लटपटाने लगी। फिर भी उन्होंने अपने को समेटा और पूरी हिम्मत के साथ प्रश्न दागा, यह टाइम है घर आने का? टाइम? अरे घर लौटने के टाइम का नियम तो इमरजेंसी के दौरान भी नहीं बना था। जाइए, जाकर सो रही है। और सारी बात से बेअसर वह कमरे में दाखिल हो गया। लड़के के पैर तो नहीं थरथराए, पर गुस्से और आवेश से शेरा बाबू के पैर लड़खड़ाने लगे। नालायक, बदतमीज, हरामी। मन में एक के बाद एक गालियाँ उभरने लगीं, पर आवाज़ तो जैसे
कुंदही हो गई। मैं इस साले का बाप हूँ, लानत है मुझ पर। और उसके सामने अपने बाप की तस्वीर घूम गई। लंबा चौड़ा कद्दावर जिस्म, ऐंठी हुई मूछें। जब बोलते थे तो आदमी तो क्या, घर की दीवारें भी थरथराने लगती थीं। मजाल है जो उलट कर कोई जवाब दे दे। उसके मुंह से निकली हुई बात, अंतिम बात, न उसके इधर कुछ हो सकता है न उधर। घर का नियम ही बन गया था। शाम को जैसे ही वे घर आते तो सबकी ज़बानें अपने आप कटकर उनकी जेब के हवाले हो जाती। एक साला मैं हूँ, बाप होकर भी आप कुछ कह नहीं सकते। एक कहिए 10 सुनिए। बस खुलकर कहने का मौका तो उन्हें तब मिला था जब उन्होंने पत्रिका निकाली थी। जहाँ कुछ अनुचित देखा, गलत सुना, धज्जियाँ बिखेर कर रख दी। न किसी का डर न खौफ। पत्रिका का ख्याल आते ही वे घर की चारदीवारी से मुक्त होकर जैसे आसमान में तैरने लगे, व्यापक, विस्तृत। छी, कितनी छोटी बात पर वे दुखी हो रहे हैं। बात अकेले सुधीर की तो नहीं है। आज हर तीसरे घर में एक सुधीर मौजूद है, निष्क्रिय, आवारा और भटका हुआ। कितनी बड़ी समस्या है और वे सुधीर को लेकर बिलबिला रहे हैं। एकाएक दिमाग में कौंधा कितना मौजूद विषय है, मौजूद और महत्वपूर्ण है। एक पूरा विशेषांग निकाला जा सकता है। और देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, दिग्भ्रमित युवा पीढ़ी कौंध गया। बेटे के व्यवहार से निर्जीव हुआ ये शरीर में दीप दिपाते इस शीर्षक ने बिजली की सी फुर्ती भर दी। लपक कर उठे और अपनी अलमारी खोली। पत्रिका के 12 अंकों को जिल्द में बंधवा कर कोई 20 प्रतियां उन्होंने बड़े करीने से सजा रखी हैं। एक क्षण वे उन्हें देखते रहे, फिर बड़ी ममता से उन पर हाथ फेरा, सहलाया। इस स्पर्श से ही थोड़ी देर पहले के सारे तनाव ढीले हो गए। एक नया आत्मविश्वास जागा। नीचे के खाने से एक मोटी सी फाइल निकालकर वे कुर्सी पर आ गए। एक पाक्षिक पत्रिका निकालने की पूरी योजना मई बजट के नत्थी की हुई है। कितनी मेहनत से यह योजना उन्होंने तैयार की है। 10 साल पहले बजट 45,000 का था, आज 1 लाख हो गया। उसके बाद टाइप की हुई एक लंबी सूची है उन सब नामों की जिन्होंने कभी आश्वासन दिया था कि पत्रिका निकालने पर वे विज्ञापन देंगे। फिर कुछ विशेषांकों की विस्तृत योजना। बड़ी अजीबोगरीब स्थितियों में इन विशेषांकों की योजना शेरा बाबू के दिमाग में आई थी। योजना कभी भी बनाई हो, कैसी भी स्थिति में बनाई हो, पर ये विषय कभी पुराने नहीं पड़ेंगे। पहला विशेषांक था देश का नया जन्म, भ्रष्ट नौकरशाही का अंत। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। मन में फिर कुछ रड़कने लगा। 3 साल हो गए पर आज भी सारी बात इस तरह मन में खुदी हुई है जैसे कल की घटी हो। कितना अपमान किया था उस दिन साले मल्होत्रा ने, और वह भी मिस दास के सामने। बिना एक भी शब्द बोले भीतर ही भीतर 100 जख्मों का दर्द लिए कैसे वह घिसटते हुए अपनी कुर्सी तक आए थे। हरामी कहीं का, सारे दिन मिस दास की साड़ी में घुसा रहता है। बीवी को बना नहीं सकता अपनी, उस 12 मन की धोबन के रहते। असिस्टेंट मैनेजर बनाकर बिठा लिया अपनी गोद में। एक वो मिस दास हैं। पूछो भला क्या तुम्हारा अनुभव, क्या तुम्हारी लियाकत। डेबिट क्रेडिट का मतलब तक तो तुमको आता नहीं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट की मैनेजरी करने आ गई, पर करना क्या है लियाकत का। ऊंचे ओहदों पर पहुंचने के लिए 2 ही लियाकत होनी चाहिए औरत में, बड़े बाप की बेटी या अफसर संगलेटी। और फोहश गालियों का फव्वारा छूट पड़ा। सारे भ्रष्ट अफसरों के नाम, उनकी रखेलों के नाम, एक से एक वजनदार गाली। पर आखिरी गाली शेरा बाबू ने अपने ही नाम दागी। लानत है इस जबान पर, लेकिन क्या करें। इस घिनौने और जलील लोगों की बात सोचते ही उनकी अपनी जबान कैसी जलालत में लिपट जाती है। थू। जबान साफ करने के चक्कर में धड़ाक से थूक कर उन्होंने अपना ही कमरा गंदा कर दिया। इस भ्रष्ट नौकरशाही को जड़ से उखाड़ देने की भयंकर ललक और इसे तिल भर भी हिला न पा सकने की मजबूरी के बीच शेरा बाबू का मन कुछ इस तरह ऐंठा कि उन्होंने वह फाइल ही बंद कर दी। सामने एक नया कागज़ फैलाया, खाली और
साफ, मन को भी सारी कटुता से खाली किया और कलम पकड़कर एक क्षण को आंखें बंद की। लिखने को वे पूजा की तरह पवित्र मानते हैं। रात के 2 बजे तक इन्होंने इस नए विशेषांक की विस्तृत योजना बनाई। विभिन्न लेखों के शीर्षक, परिचर्चा का विषय, अलग अलग क्षेत्रों के महारथियों के इस समस्या पर विचार और फिर अपना लंबा विचारोत्तेजक संपादकीय। मन में एक गहरा आत्मतोष और शरीर में हल्की सी थकान लेकर वे सोए तो सारी रात उन्हें सपने ही सपने आते रहे। चारों ओर से लड़के लड़कियां चले आ रहे हैं, थके हारे पस्त। धीरे धीरे सारी भीड़ एक जुलूस में बदल गई। संयत और अनुशासित शेरा बाबू नेतृत्व कर रहे हैं। कहीं से सुधीर आता है, हाथ में पानी का गिलास लिए। पापा पानी पीजिए, आप थक गए होंगे। जिस आदमी की खोपड़ी पर कोई जिम्मेदारी नहीं, वही 8-8 बजे तक सो सकता है। बीवी की लताड़ ने नींद को ही नहीं, शेरा बाबू को ही चीर कर खड़ा कर दिया। 8 बज गए, पता ही नहीं चला। मैं जा रही हूँ, मेहरी तो आज भी नहीं आई। सब्जी बनाकर रखती है, मुझे देर हो रही है, रोटी खुद सेंक लेना। और कूल्हे मटकाती हुई वह निकल गई। अच्छा तमाशा है, जहाँ 3 रोटी अपनी सेंकी, मेरी भी सेंक सकती थी, पर नहीं सेकेगी। कमाऊ बीवी का रौब कैसे पिलाएं। और इस मेहरी को भी पता नहीं क्या हुआ है। जल्दी जल्दी शेरा बाबू ने अपना निजी काम निपटाया। एक बार बीवी के कमरे में झांका, पलंग पर पड़ा अस्त व्यस्त ओढ़ना बिछौना, आधी कुर्सी और आधी ज़मीन पर फैली बीवी की उतरी हुई साड़ी, कोने में उतरे हुए पजामे के 2 गोले। तो सपूत साहब माँ से भी पहले सटक लिए, यह घर है या साला घूरा। 1000 बार कहा है कि सवेरे और कुछ नहीं तो अपना कमरा ही थोड़ा ठीक कर लिया करो, पर नहीं। सवेरे तो उन्हें तगड़ मगड़ भगड़ का तर्पण जो करना चाहता है। पूछो भला, इस तगड़ मगड़ भगड़ से किसका कल्याण होने जा रहा है आज? क्यों अपनी और बच्चों की ज़िंदगी खराब करने में लगे हो? पर इस भैंसिया अक्ल वाले हिंदी के पंडितों को कौन समझाए? और शेरा बाबू की दुनाली हिंदी वालों की ओर घूम गई। देश साला रसातल को जा रहा है, पर इन गधों को कोई चिंता नहीं। लगे हुए हैं रासों की जान को, रासो प्रामाणिक है या नहीं। और शेरा बाबू की दुनाली हिंदी वालों की ओर घूम गई। देश साला रसातल को जा रहा है, पर इन गधों को कोई चिंता नहीं। लगे हुए हैं रासों की जान को, रासो प्रामाणिक है या नहीं। मान लो तुमने प्रामाणिक सिद्ध कर ही दिया, तो कौन तुम्हें कलेक्टरी मिल जाएगी। जहाँ हो वहीं पड़े सड़ते रहोगे। तुम बस हो ही इस लायक कि दंड पेलो और गधों की जमात पैदा करते जाओ। समय ने लगी लगाई तो शेरा बाबू चारों खाने चित। बाप रे, 9 बज गए। उन्होंने दोनों गालों पर चपत लगाई। असली गधे तो शेरा बाबू तुम खुद हो। यह साला दिमाग है या चूचू का मुरब्बा। अब न खाने का समय है न पकाने का। अब भूखे ही दंड पेलना होगा ऑफिस में। बस में लद फंद कर ऑफिस पहुँचे। वही परिचित चेहरे, परिचित गंध, परिचित माहौल। नया कुछ भी नहीं जो मन को बांध सके। और इसीलिए कुर्सी पर बैठने के थोड़ी देर बाद ही भूख ने सताना शुरू किया। उन्होंने अपने पर ही तरस खाते हुए कहा, शेर शेर बनकर ही दूसरों को खा सकता है, गीदड़ बनकर तो ससुरा अपने को ही खा जाएगा। तभी जगत दिखाई पड़ गया। ऑफिस का चपरासी 5-6 दिन से नहीं आ रहा था। अरे जगत, कैसे हो भैया? बड़ी आत्मीयता से उन्होंने पूछा। बुखार तो टूट गया, पर कमजोरी बड़ी है। जगत सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तो और 2 दिन आराम करके आते। उन्होंने स्नेह से जगत के जुड़े हुए हाथ अपने हाथों में ले लिए। अरे साहब, यूँ ही 2 दिन की छुट्टी ज़्यादा हो गई है। हम लोगों के लिए क्या काम क्या आराम। बस पेट में 2 जून डालने के लिए रोटी का जुगाड़ हो जाए, यही सबसे बड़ा आराम है साहब। जानते हो, मैं परसों तुम्हारे घर की तरफ गया, सोचा देखाऊं कैसे हो, पर तुम्हारा घर ही नहीं मिला। कृतज्ञता के मारे जगत की आंखों में तराइयाँ आ गईं। अरे आपने बेकार में तकलीफ़ की साहब उसे। पर तभी चारों ओर से जगत पर तरह तरह के आदेशों की मार पड़ने लगी और वह दौड़ पड़ा।
कोई इतनी सी बात भी नहीं सोचेगा कि बेचारा बीमारी से उठकर आया है, तो थोड़ा सा ख्याल ही रख लें। ये घिस्सू क्लर्क, चपरासियों को पेल पेल कर ही तो इन्हें कुर्सी पर बैठने का एहसास होता है। अफसरों से झड़ो, चपरासियों को झाड़ो। शेरा बाबू का तो तजुर्बा है कि इस तबके के आदमी को तुम बस आदमी समझो, बदले में ये तुम्हें खुदा समझेंगे। पर शेरा बाबू के तजुर्बे का कोई मोल रह गया है आजकल? टके को तो नहीं पूछता कोई, सब उन्हें सिनिक कहते हैं। कहो, इस चहुतरफी षड्यंत्र को देखकर हर समय जिसके दिमाग की नसें फटती रहती हों, खून खौलता रहता हो, वह सिनिक तो हो ही जाएगा। जो जिंदा है वही सिनिक है। एकाएक उसके मन में उभरा और अपनी इस उक्ति पर वे खुद मुग्ध हो जाए। वाह रे शेरा, क्या दिमाग पाया है! कुछ उपयोगी कर पाता है इस दिमाग का तो बात भी थी, वरना तो भेजे के भीतर भी साले का सिरका बन रहा है। शाम को ऑफिस से निकलकर वे सीधे लाइब्रेरी पहुँचे। उनकी दिनचर्या का सबसे सुखद समय। अखबार और पत्रिकाएं पढ़ने के बाद थोड़ी देर मिश्रा जी से गप कर लेते हैं। दिन भर ऑफिस में बैठकर छाती में धुआं सा भर जाता है। किसी के सामने निकाल लें तो जी हल्का हो जाता है, वरना घर। उन्होंने दिमाग से घर को परे सरकाया और एक साप्ताहिक खोल लिया। जनता पार्टी के मंत्रियों की तस्वीरें, उनकी जीवनियाँ, उसके इंटरव्यूज, उनकी प्रशंसा प्रशस्ति। लानत है साले इन संपादकों पर, दोगले और बेपेंदी के। अच्छा है बेटा, तुम यही करो, जो शक्ति स्थान पर बैठा है उसके चरण चांपो और अपनी 7 पुश्तों को तार लेने का सिलसिला बिठा लो। अरे कम से कम कुछ करके चरण थकने तो देते इनके, फिर छपाते। पर इतना सब्र किसको? लेखक, संपादक, अध्यापक सबके सब चले जा रहे हैं लाइन लगाकर। जय कुर्सी मैया। यह तो शेरा बाबू ही साला उल्लू का पट्टा है, जो सिद्धांतों के दुम पकड़े पकड़े सबका लतियाना सहता रहता है। एक दिन ऐसे ही दफा हो जाएगा, कोई 2 आंसू बहाने भी नहीं आएगा। 100 धिक्कार फूटने लगे इन गिरगिट्टेई चरण चांपियों पर। अरे शेरा बाबू, आप कब आकर बैठ गए? मैं तो आपके लिए जेब में खुशखबरी लिए घूम रहा हूँ। शेरा बाबू को देखकर लाइब्रेरियन मिश्रा अपने कटघरे में से बाहर निकल आया। खुशखबरी? शेरा बाबू के लिए तो यह शब्द ही अपरिचित हो उठा है। गुप्ता जी का जवाब आ गया। अगले महीने वे खुद भी आने वाले हैं। और मिश्रा जी ने एक चिट्ठी शेरा बाबू के सामने फैला दी। इनके साथ अगर बात बन गई तो जैसा आप चाहते हैं वह हो जाएगा। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते शेरा बाबू के हाथ कांपने लगे। आप कल ही अपना योजना में बजट इनके पास भेज दीजिए। आने से पहले वे भी 1-2 लोगों को देख दिखा लेंगे। वैसे आदमी बहुत खरे हैं गुप्ता जी। घर लौटे तो पैदल चलते हुए भी उन्हें लग रहा था जैसे मोटर पर सवार हैं। फाइल में नत्थी किए हुए विशेषांक छप छप कर उनके आगे पीछे तैरने लगे। एक विशेषांक और उसकी होने वाली प्रतिक्रिया के सैकड़ों दृश्य उनकी आंखों के सामने गुजरने लगे। एकाएक उन्हें लगा जैसे वे कुछ विशिष्ट हो गए हैं, कुछ ऊपर उठ गए हैं, ज़मीन से 1.5 इंच ऊपर। घर में घुसते हुए ही देखा चिल्लपूं। बीवी अपनी धाड़ धाड़ आवाज़ में मेहरी पर जुटी हुई थी और वह सफाई पेश कर रही थी। क्या करती बीवी जी, घर का एक एक आदमी बीमार। मरे इस मलेरिया ने छोड़ा भी है किसी को इस बार? ठीक है, मलेरिया ने नहीं छोड़ा तो मैं भी नहीं छोड़ने की इस बार। 8 नागा हुई है, इस महीने तनख्वाह कटेगी। यहाँ भी कोई मुफ्त का क्या कोहराम मचा रखा है घर में। 1.5 इंच ऊपर से ही शेरा बाबू ललकारे। बीवी ने बड़ी पैनी नज़रों से शेरा बाबू के इस तेवर को देखा। ठीक तो है, बीमारी तो किसी के भी बस की नहीं, इसके लिए पैसा काटना कोई इंसानियत है? एहें, 400 तसल्ली पाने वाला आदमी पहले खुद तो इंसान बनकर दिखा दे, इंसानियत की बातें करेंगे। शटाक से छुरी चली और शेरा बाबू टुकड़े टुकड़े होकर धड़ाम से ज़मीन पर। यहाँ काम करते करते हड्डियाँ चटक गईं और ये ऑफिस के बाद मटर गश्ती करके आए हैं इंसानियत का पाठ पढ़ाने। ऐसे निखट्टू। और फिर छुरी कैंची का LP
चला तो शेरा बाबू की धज्जी धज्जी बिखेर कर रख दी। हवा निकले गुब्बारे की तरह किसी तरह अपना किरचा किरचा समेट कर भीतर आए और धम्म से कुर्सी पर बैठ गए। ये साली बीवी है, बीवी और औरत के नाम पर कैसी कैसी लफ सब्जियां झाड़ रखी हैं, सारा बकवास। एक वो प्रसाद जी हो गए, ऐसी एक भी घुड़की खा लेते तो सारी श्रद्धा वृद्धा पीछे के रास्ते निकल जाती। कोई विश्वास करेगा कि शादी से पहले यही औरत कैसे आगे पीछे घुमा करती थी उनके। शेरा बाबू की छोटी सी इच्छा सीधा आदेश बन जाती थी इसके लिए। पहली तारीख को 1000 रुपये पकड़ाते थे और वह 1000 जान से कुर्बान रहती थी उन पर। कर्जा न चुका पाने के कारण जब कुर्की आई तो बिना चेहरे पर शिकन लाए अपना 10 तोले का सतलड़ा हार निकाल कर दे दिया था। हालांकि वह हार उसके पिताजी का ही दिया हुआ था, फिर भी शेरा बाबू तो एकदम बिक गए। यह तो बाद में मालूम पड़ा कि शेरा बाबू को खरीदने के लिए ही उसने यह हार दिया था। उसके बाद शेरा बाबू बीवी के जर खरीद गुलाम। सचमुच अपने व्यक्तित्व के एक हिस्से पर उन्होंने सोल्ड की चिप्पी लगाई और बीवी के हाथों में सौंप दिया। ले घिस छील काट। वितृष्णा का ज्वार कुछ ऐसे जोर से उमड़ा कि ऊपर से नीचे तक सराबोर। 2-3 डुबकियां लगाकर ऊपर आए तो एकदम दार्शनिक की मुद्रा में। कुछ नहीं, सब बेकार, कोई किसी का नहीं, न बीवी न बच्चे, सब भरमाने के चोंचले हैं। अभी कुछ देर पहले मिश्रा जी की बात से जिस उत्साह और उमंग के पंख लगाकर वे उड़ते हुए घर आए थे, वे भी झाड़कर फेंक दिए। नहीं, कुछ नहीं होगा। पहले की अनेक बातों की तरह यह बात भी फिस होकर रह जाएगी। जब जब कहीं से जरा सी बात का सुराग भी मिला है, किसी ने कोई आश्वासन दिया है, उन्होंने ज़मीन आसमान एक कर दिया है। महीनों भाग दौड़ की बात बन जाए, हफ्तों सपने देखे कि बात जमने पर वे क्या क्या करेंगे, पर हुआ कुछ आज तक। एक वो पटले साहब आए थे, उनको पत्रिका की पॉलिसी समझाओ, उद्देश्य समझाओ, टेक की तरह बस एक ही बात दोहराते थे, यह तो ठीक है जी, पर इसका व्यावसायिक पक्ष तो समझाओ। हम व्यापारी आदमी ठहरे, वहीं पैसा लगाएंगे जहां 2 की जगह 4 होकर मिले। बैठ साले सट्टे बाजार में। व्यापारी की संभलते संभलते भी एक मोटी सी गाली उसके दार्शनिक चोले में से फूटकर बाहर आ ही गई। एक वो पनिकर साहब, देखिए मिस्टर शेरा बाबू, आपकी बोल्डनेस ने हमें एकदम फ्लैट कर दिया था। ऐसी ही बोल्डनेस हम चाहते हैं। पैसा भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस एक बात है, मैगजीन में आपको पार्टी का लेंस ज़रूर लगाना होगा। हर चीज़ पार्टी के एंगल से आए। शेरा बाबू से बात कर रहा है पार्टी के एंगल से। लेंस लगा दे अपने पेंदे में। रोज़ सवेरे पेट साफ करने के बाद देखा करना कि कीड़े कितने बढ़ गए हैं कि दिमाग तक झड़ गया साले का। शेरा बाबू को समझौता ही करना होता है या किसी के आदेश पर ही चलना होता, तो अखबारी नौकरियों की कमी थी उस समय कोई? पत्रिका बंद होते ही ऑफ़र आए थे उसके पास, पर नहीं, उन्होंने 250 रुपल्ली की नौकरी चुनी। नौकरी थी गीदड़ की और उन्होंने शेरा बाबू वाले तेवर में शुरू की। शुरू के दिन थे, अपने को मारने में समय तो लगता है ना। हो गई एक दिन सेक्रेटरी से झड़प, साले की ऐसी की तैसी कर दी। आज भी शेरा बाबू को याद है, उसने बिना आदेश के पत्थर जैसी जमी हुई कठोर आवाज़ में कहा था, गेट आउट ऑफ द रूम, और दूसरे दिन ही ऑफिस से भी गेट आउट होने का नोटिस थमा दिया गया था उन्हें। तब उन्होंने अपने एक हिस्से को मारकर घिस कर गेंडे की खाल चढ़ाकर नौकरी के लिए तैयार कर लिया। जब नई नौकरी की तो इस हिस्से को मल्होत्रा को सौंप दिया था। मार पीट छील, उसके बाद की ज़िंदगी जलालत का इतिहास। उन्होंने बीवी से समझौता कर लिया, नौकरी से समझौता कर लिया, पर पत्रिका नहीं, वहाँ वे कोई समझौता नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। एक यही तो जगह है जहाँ वे शेरा बाबू होकर जी सकते हैं। यहीं तो खुलकर अपनी बात करने की आस रख सकते हैं, डट कर विरोध करने का हौसला रखते हैं, बड़े से बड़े की धज्जियाँ बिखेरने का साहस रखते हैं। यहाँ वे शेरा बाबू होकर ही जिएंगे, शेरा बाबू होकर ही लिखेंगे। इस 1/3 हिस्से को लेकर ही तो लगता है कि वे जिंदा हैं। इतना सब होने पर भी अपने पूरे वजूद के साथ जिंदा हैं, वरना तो इस ज़िंदगी में रह ही क्या गया है। भावुकता और आवेश के मारे उनका सारा बदन जैसे थरथराने लगा।
हर किसी के नाम फूटती गालियों की बौछार न जाने कहाँ बिला गई थी। थोड़ी देर पहले की दार्शनिक मुद्रा पर कुछ कुछ आध्यात्मिक पवित्रता का सा लेप चढ़ गया और वे सिद्धावस्था को पहुंच गए। पर भूखे पेट बहुत देर तक सिद्धावस्था में भी तो नहीं रहा जा सकता, सो जल्दी ही नीचे उतर आए। ख्याल आया सवेरे भी तो कुछ नहीं खाया था, पर अभी तो तुरंत की खाई हुई चोट से खून रिसना भी बंद नहीं हुआ है। कैसे खाने पहुंच जाएं? ठीक है, आज वे नहीं खाएंगे। जहाँ मन को इतना मारा वहाँ पेट को भी मार सकते हैं। पर यह कुलबुलाहट दिमाग को भी ऐंठने लगी। उन्होंने कसकर अपने दोनों गालों को चपतियाया। कुछ नहीं शेरा बाबू, तुमसे कुछ नहीं होने का। यह पत्रिका की बात दिमाग को 7वें आसमान पर ले जाकर बिठा देती है। भूल ही जाते हो कि खड़ा तो ज़मीन पर होना है, और जब औंधे मुँह गिरते हो तो इसी तरह लहूलुहान। पकड़ो कान और खाओ कसम कि पत्रिका की बात सोचना भी छोड़ दोगे। ज़मीन पर रहोगे तो ज़मीन की ज़िंदगी जियोगे। अपने दिमागी फितूर छोड़ो और अपने वजूद का तीसरा हिस्सा ज़मीन के ही नाम लिख दो। यह रस्म कश भी ख़त्म करो। और भूखे पेट में कसम के 2 कौर डालकर शेरा बाबू अपनी खटिया पर लेट गए। लेटे रहे, कभी इस करवट कभी उस करवट। पता नहीं पेट की कुलबुलाहट थी कि गुप्ता जी के पत्र की पंक्तियाँ की नींद ही नहीं आ रही थी। मन के चारों ओर अच्छी तरह नाकेबंदी करने के बावजूद गुप्ता जी के पत्र की पंक्तियाँ सपनों के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में लपक लपक कर उनकी आंखों के सामने कौंध जाती। तब वे हताश से सफाई देते, जैसे अपने को ही समझा रहे हों, क्या हर्ज है, जीने का एक बहाना ही मिल जाता है। आज शनिवार है, ऑफिस 1 बजे बंद हो जाएगा, पर मल्होत्रा साहब की इच्छा है कि 4 बजे सब लोग यहीं इकट्ठा हों। कारण मंत्री महोदय के निवास स्थान पर जाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई देना मल्होत्रा साहब की इच्छा है, यानी बाकी सब लोगों के लिए एक आदेश। ऐसा आदेश जिसे टालना जुर्म है, भारी जुर्म, माफ़ी के परे का जुर्म। मल्होत्रा साहब आते ही मिस दास को लेकर बुक्के और फूल मालाओं का ऑर्डर देने निकल गए। मंत्री महोदय के चरणों में अर्पित होने वाला बुक्के बहुत नफीस होना चाहिए, नफीस और लाजवाब। ये कलम घिस्सू क्लर्क नफासत क्या समझे, इसलिए ऑफिस की सबसे नफीस चीज़ को बगल में बिठाकर खुद गए हैं। उसके जाते ही कलम घिस्सू क्लर्क जीव घिस्सू हो गए। बढ़ते दामों से लेकर जनता पार्टी, कांग्रेस सबका ही तर्पण कर डाला। वही नंगी भाषा, वही जहरीले घुले वाक्य। भारी भरकम गालियों के कंधे पर चढ़ा 2-3 बार मल्होत्रा का जनाजा भी निकाल डाला। सबसे बड़ा गम तो इस बात का कि इस मंत्री के चक्कर में आधे दिन की छुट्टी गई। काम कर रहा है तो केवल तापस। कोई 10 दिन पहले ही दूसरे विभाग से बदली होकर आया है। शेरा बाबू की मेज पर ही बैठता है। दुबला पतला निरीह सा बंगाली लड़का, बुझा बुझा सा चेहरा। मल्होत्रा के केबिन में जाएगा तो पैर थरथराते रहते हैं, लौटता है तो आंखें छलछलाई रहती हैं। लगता है जैसे किसी बहुत अपने को दफना कर आ रहा हो। शेरा बाबू को पहले ही दिन से इस लड़के से कुछ ममता सी हो गई है, वरना आज तक जगत के सिवाय उनका और किसी से तालमेल ही नहीं बैठा है। इसे देखकर जब तब दिमाग में सुधीर टकराता रहता है। पर अजीब बात है, सुधीर की आवारागर्दी और गैर जिम्मेदारी को लेकर जितना गुस्सा उनके मन में है, तापस को देखकर वह सब छंट जाता है। केवल छंटता ही नहीं, एक सुकून सा मिलता है। इस कुर्सी पर बैठने से तो आवारागर्दी करना कहीं ज़्यादा अच्छा है। खटाक से जैसे माइक पर बजते रिकॉर्ड का स्विच किसी ने बंद कर दिया हो। यहाँ से वहाँ तक सुई पटक सन्नाटा। साहब केबिन में, सबके सिर फाइलों में। थोड़ी देर में ही जगत ने फरमान पेश किया, तापस बाबू। बड़े साहब। बड़ी कातर सी नज़र शेरा बाबू पर डालकर तापस जगत के पीछे घिसट लिया। शेरा बाबू भीतर की आहट लेने को एकदम चौकस होकर बैठ गए। थोड़ी देर तक भीतर चुप्पी रही। फिर एक घुर्राहट। पढ़ लिया अपना लिखा नोट? एक अस्पष्ट सी रिरियाहट। 3 दिन के बाद ये नोट तैयार किया है तुमने? लानत में लिपटा एक प्रश्न। रिरियाहट में अब रुआसापन भी मिल गया। नो आर्ग्यूमेंट्स, गो। एक दहाड़ती हुई धुतकार। चुप्पी।
लाइनों को पढ़ लेना ही पढ़ना नहीं होता, बिटवीन द लाइंस भी कुछ पढ़ा जाता है, समझे? जाओ, जाकर शुक्ला से एक गाइडलाइन लो और फिर से नोट तैयार करो। धिक्कार भरा आदेश। दरवाज़ा खोलकर तापस ने पहला कदम बाहर किया ही होगा कि तापस, तुम इस तरह घिसट घिसट कर क्यों चलते हो? जब देखो ऐसी मुहर्रमी सूरत बनाकर रहते हो। और सुनो, शाम को ठीक से ड्रेसअप होकर आना, यूँ पसीने में चिपचिपाते हुए नहीं। यंग मैन हो, बी स्मार्ट, बी ब्राइट। उद्बोधन। शेरा बाबू के भीतर कुछ खौलने लगा। स्मार्टनेस के बच्चे, उपदेश झाड़ रहा है। मोटर बंगले के साथ 3000 पॉकेट में डाल दे और एयर कंडीशन्ड कमरे में बिठा दे, फिर देख अंग अंग से कैसी स्मार्टनेस टपकती है। 250 रुपल्ली में तो पसीना ही टपकेगा। साला बिटवीन द लाइन्स समझा रहा है। सीधे से क्यों नहीं कहता कि निगम आकर हलक के नीचे उतार गया है नोटों का बंडल? ठीक है, कौन हमारे बाप की जेब से कुछ जाता है, करो लिपापोती, पर उस गरीब को क्यों धुनक दिया नाहक ही? तापस घिसटता हुआ आकर धीरे से बैठ गया, वही पनियाली आंखें। लगा अब रोया तब रोया। शेरा बाबू, हमने बहुत ध्यान से सारा फाइल स्टडी किया था, बहुत मेहनत करके नोट तैयार किया था, आपको भी तो दिखाया था। शेरा बाबू ने दिलासा देते हुए कंधा थपथपाया। अरे कोई बात नहीं, तुम शुक्ला के पास चले जाओ, वह गाइडलाइन नहीं, लिखा लिखाया नोट ही तुम्हें दे देगा। बस लाकर टाइप करो और लगा दो। तापस उठा तो मन ही मन उभरा। शुक्ला साला मल्होत्रा की मींगनी। हिकारत से उन्होंने वेस्ट पेपर बास्केट में ही थूक दिया। 1 बजे ऑफिस से निकलकर शेरा बाबू लाइब्रेरी चले आए। घर आना जाना यानी 2 घंटे की बर्बादी। यूँ भी कोई तुक नहीं था घर जाने का। मिश्रा देखते ही चिल्लाया, अरे शेरा बाबू, 2 दिन से आप आए ही नहीं, मैं तो आपके घर आने वाला था। शेरा बाबू सीधे मिश्रा के कटघरे में ही घुस गए। गुप्ता जी की चिट्ठी नहीं, बस समझ लीजिए पत्रिका शुरू करने का आदेश। आपके भेजे हुए प्रोजेक्ट को उन्होंने एकदम पास कर दिया। अगले सप्ताह वे खुद आ रहे हैं सारी बात को अंतिम रूप देने के लिए। पत्र पढ़कर शेरा बाबू के रोम रोम में जैसे भूचाल सा उठ पड़ा। समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस आवेग को कैसे संभाले। मिश्रा पर ही एक के बाद एक प्रश्नों की बौछार कर दी। काम में डूबा मिश्रा इस बिन बादल की बौछार से हड़बड़ा गया। कन्नी काटते हुए बोला, गुप्ता जी आए तब सब बात हो ही जाएगी। इस समय मैं जरा इन किताबों को दर्ज कर लूँ। हाँ ठीक तो है। अपने आवेग को अपने में ही समेटे हुए बाहर निकल आए। बाहर लॉन में पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर लेट गए। उन्हें लगा इस समय शायद शरीर की निष्क्रियता से ही मन की सक्रियता को झेला जा सकता है। गुप्ता जी को योजना भेजने के बाद उन्होंने दोनों हाथों से दबोच कर अपने भीतर के शेख चिल्ली को चित्त कर दिया था और खुद उस पर चढ़ बैठे थे। नहीं, वे बिल्कुल नहीं सोचेंगे पत्रिका की बात। पर इस समय लग रहा है कि वे खुद चारों खाने चित पड़े हैं और भीतर का शेख चिल्ली उन पर चढ़ बैठा है पूरे आवेग और आक्रोश के साथ। बस मल्होत्रा की तो मैं ऐसी की तैसी करके रख दूंगा। साले के इतने घपले हैं कि बंधा बंधा फिरेगा। सबके प्रमाण जुटाकर निकालूंगा यहाँ से। फिर बड़े बड़े अक्षरों में घिघियाता हुआ आएगा तो उतनी धांसू आवाज़ में, गेट आउट ऑफ द रूम। 100 सुनार की 1 लुहार की, तेरे पत्तों से ही तेरा हिसाब साफ। फिर तो पूरी रेलगाड़ी चल पड़ी। संपादक, नेता, मंत्री, भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई, पिसती जनता, नई सरकार। और तब उन्होंने अपने पर अंकुश लगाया। बस करो शेरा बाबू, बस करो। घड़ी देखी तो 3:45। लो इतनी देर से लंतरानियाँ ही झाड़ रहे हैं। 4 बजे ऑफिस पहुंचना है। पर मल्होत्रा और उस सारे माहौल का ख्याल आते ही मन में भारी कोफ्त उठी। कौन जाए साले उन जनकों की टोली में। मंत्री महोदय के सामने तालियां बजा बजा कर नाचना ही तो है, ऐसी की तैसी। वे उठे। हिकारत के साथ उन्होंने अपने 2/3 हिस्से को बेंच पर ही छोड़ दिया और बड़ी एहतियात के साथ अपने 1/3 हिस्से को पुचकारा, सहलाया, समेटा और चल पड़े। इन 2/3 हिस्सों के चक्कर में कितना अजनबी हो उठा है उनका यह 1/3 हिस्सा।
एक बार पत्रिका जम गई तो बीवी से नौकरी छुड़वा दूंगा। असल में पैसे और काम की मार ने ही आज उसका मिजाज ख़राब कर दिया है। वह अभी क्या करे बेचारी, वरना पहले तो हाँ कहीं तापस मिल जाता तो उसे पूरी तरह आश्वस्त कर देते। आज बहुत झुलस गया बेचारा। दूसरे काइयाँ क्लर्कों की तरह अभी गेंडे की खाल नहीं चढ़ी है उस मासूम के, भीतर तक थरथरा जाता है। नहीं नहीं, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी ही वे उसे इस सड़ांध से मुक्त कर देंगे। मेहनती और ईमानदार बच्चा है, प्यार मिलेगा तो कुछ कर दिखाएगा। उसके सामने तापस का बुझा हुआ मुरझाया चेहरा घूम गया और उन्होंने कुछ ऊंचाई से उसके सिर पर अपना वरद हस्त रख दिया। पर अब कहाँ जाएं? एकाएक ख्याल आया जगत के घर चलना चाहिए। उस दिन उसने पता दिया था, देखते ही चौंक जाएगा। अरे साहब आप यहाँ, आप लोगों को तो मंत्री महोदय के। उसे भी कह ही दें कि अब सवेरे से शाम तक एक पैर पर नाचने की और बात बात पर फटकार खाने की ज़रूरत नहीं है। पहली नियुक्ति वे जगत की ही करेंगे। बेचारा कितना ख्याल रखता है, कितना आदर करता है। एक बार वे कोई काम कह दें तो मल्होत्रा साहब की बात भी अनसुनी कर देता है, फिर चाहे उनकी झिड़कियाँ ही खाता रहे। अब शेरा बाबू के साथ काम करके देखे कि काम करना क्या होता है। अच्छी तनख्वाह, काम की सब सुविधा और सबसे बड़ी बात इंसानियत का व्यवहार। यहाँ तो बहुत दुखी रहता है बेचारा। शेरा बाबू के ये आश्वासन तापस और जगत तक तो नहीं पहुँचे, पर इनसे वे खुद कहीं बहुत आश्वस्त हुआ है। अभी आप सुन रहे थे कहानी तीसरा हिस्सा। लेखिका थी मन्नू भंडारी। कहानी आपको कैसी लगी कृपया ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिल सकें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।